अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा इंतखाब आयशा ज़ुल्फ़िकार किस्त नंबर 2 कहानी अच्छी जा रही है, आगे जाके मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आफ्टर मैरिज स्टोरी और कुछ जॉब के हवाले से कहानी है कि किस तरह से टफ़ जॉब में भी एक हस्बैंड वाइफ़ नाराज़गी के बावजूद एक-दूसरे का साथ देते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये नावल कैसा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये वाक़ई ही इसके अंदर व्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये पसंद आ रहा है। फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं जी। इरम क्लास लेकर वापस आई तो हनूज़ वो इसी अंदाज में बैठी थी, दोनों बाजू मेज़ पर रखकर चेहरा उनके ऊपर रखा हुआ था। ज़ारा, कब तक चलेगा तुम्हारा मातम? इरम ने कहा। शायद सारी ज़िंदगी। उसके कहते ही इरम तड़प गई। अल्लाह ना करे, यार तुम दोनों को नज़र ना लग गई किसी की। नज़र बद तो बरहक है ना। इतना कमाल का कपल था तुम दोनों का। इतने चार्मिंग डॉक्टर साहब, इतनी पुरकशिश तुम। इरम कहती चली गई। हमेशा कसूर दूसरों की नज़र बद का ही नहीं होता इरम। कभी कभी इंसान खुद भी अपना दुश्मन बन जाता है। ज़ारा ने सर उठाया। कोई बात नहीं बनी? इरम ने पूछा। उसे नफ़ी में सर हिला दिया। ज़ारा, यार माफ़ कर दो एक बार। इरम उसके करीब हो गई। मैंने खुला दायर कर दिया है। सारा ने उसके सर पर बम फोड़ा था। वो हक्का-बक्का रह गई। सारा, इतनी जल्दी? वो दम-बखू थी। तो क्या करूं? वो बाज तो आता नहीं है। इरम, शादी के सिर्फ 2 माह बाद ही पहला इसका अफेयर चल पड़ा था। वो तुड़क गई। क्या जरूरी है कि बंदा हैंडसम और डैशिंग हो तो साथ ठरकी भी हो? इरम, यार आखिर क्यों इससे इतनी लड़कियां इग्नोर नहीं होती? क्यों हर एक के साथ फ्री हो जाता है? जारक भड़क पड़ी थी। यार, वापस तो तुम्हारे पास ही आता है ना? इरम ने कहा। ज़रा एक लम्हे को सोचो कि मेरी चीज़ मेरे पास किसी और के हाथों इस्तेमाल होकर आती है। उसकी आंखें भीग गई थीं। फिर भी ज़ारा, शादी के महज़ 1 साल बाद ही तलाक? नहीं यार, थोड़ा वक़्त ले लो। इरम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इलेक्शन से 1.5 हफ़्ता पहले एक नया पंगा पड़ गया। मॉक एक्सरसाइज़ तमाम पीआरओज़ के लिए। आरओ की तरफ से लेटर इशू हुआ कि सभी पीआरओज़ बिल्कुल वैसे बिहेव करेंगे जैसे इलेक्शन वाले दिन करें। ये मोबाइल ऐप चेक करने के लिए थी। दिन 11 बजे से एक्सरसाइज शुरू होनी थी। ग्रुप में कोई हज़ारों के हिसाब से मैसेजेस आने शुरू हो गए। किसी को कुछ पता नहीं कि क्या करना है। डेटा कहाँ है? रिजल्ट कहाँ से आएगा? और ऐप बंद की बंद। सारा दिन पीआरओज़ टंगे रहे। हर 10 मिनट बाद ऐप खोलनी थी। चेक करना था। शाम के 4 बज के ऐप मुसलसल बंद। 5 बजे के करीब एक्टिव हुई। धड़ाधड़ मैसेजेस। ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि 900 के करीब पीआरओज़ में से सिर्फ 30 या 40 लोगों की ऐप ने काम किया। बाकी सारे फेल। रात 11 बजे तक यही सब चला। सबका एक ही कॉमन मसला। लोग अनफेयर। फिर इसके बाद के दिन गुजरे। ड्यूटीज लगना शुरू हो गई। इस बार सारा काम एआरओज़ की जिम्मेदारी था। वो ज़ारा की अदम मौजूदगी में हिम्मत जमा करके उसके घर चला आया। जलीला और ज़यान घर पर ही थे। अम्मी, फ़ारस भाई आए हैं। ज़यान की आवाज़ सुनकर जलीला जल्दी से बाहर आई। आओ आओ फ़ारस बेटा, क्या हाल है? जलीला ने तो अभी तक उसे कसूरवार माना ही नहीं था। वो इनकी तीनों दामादों में से सबसे फेवरेट था। इनकी बाकी दोनों बेटियों को ये बात काफ़ी चुभती भी थी। आंटी प्लीज़, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें। फ़ारस इनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। फ़ारस बच्चे, मैं माँ हूँ इसकी। मैं इसकी मर्ज़ी के खिलाफ कैसे कैसे चली जाऊँ? बेटा तूने गलती की है तो अज़ाला करना इसका। जलीला ने कहा। वो माफ़ी नहीं करती। फ़ारस थका पड़ा था। फ़ारस, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। बेवफ़ाई की है तूने। वो मेरी सबसे नरम ख्वार साबिर बच्ची है, जिसके होते तूने किसी और से दिललगी की है। जलीला ने कहा। आंटी खुदा की कसम, मैं कभी ज़ारा से बेवफ़ाई का सोच भी नहीं सकता। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे। नूरिया ने बस मुझे लंच का कहा था और मैंने ओके कह दिया। आंटी मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ज़ारा इस बात को इतना सीरियस ले लेगी। वो कहता चला गया। अच्छा, नूरिया का ये किस्सा तो अभी 4 माह पुराना है ना? इससे पहले? उन्होंने पूछा। आंटी वो देखें, वो सब मेरी कॉलीग्स हैं, साथ काम करती है। अगर किसी से बात हंसकर कर भी ली तो कौन सा गुनाह हो गया? यही तो बात है फ़ारिस। तुम दोनों जॉब करते हो। तेरा और उसका
دونوں کا باہر ملنا ملانا ہوتا ہے۔ بچے بات کرنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر تیرے سامنے زارا کا کوئی کولیگ اس کا ہاتھ پکڑے یا وہ کسی کے ساتھ لنچ کرے یا صبح شام کسی اور کی گاڑی میں گھومے تو کیا کرے گا فارس؟ وہ کہتی چلی گئی۔ فارس چپ رہ گیا۔ جو اس کے لیے غلط ہے وہ تیرے لیے بھی غلط ہے۔ وفا کرنا صرف زارا پر ہی تو فرض نہیں ہے نا، تجھ پر بھی فرض ہے فارس۔ وہ بولی، آنٹی میں 100 بار اس سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، میں آئندہ کبھی کسی کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، بس اسے کہیں کھلا نہ لے پلیز آنٹی۔ وہ تڑپ گیا۔ حالانکہ وہ میرا خون ہے لیکن میں تیرے ساتھ ہوں، اسے منا فارس، اس سے بات کر۔ جلیلہ نے اسے حوصلہ دیا۔ ڈیوٹیز لسٹ شیئر ہو گئی تھی۔ سٹاف روم میں ایک ہڑبنگ مچی ہوئی تھی۔ سبھی کی PRO کی ڈیوٹی لگی تھی۔ جن کا ہاتھ پڑا انہوں نے چینج کروا لی، جن کا زیادہ ہاتھ پڑا انہوں نے کٹوا لی۔ زارا کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہ ڈیوٹیز کہہ کر سن کر لگوائی جاتی ہیں۔ تقریباً اس کی سبھی کولیگز کی شہر میں آس پاس ہی ڈیوٹیز لگی، سوائے اس کے اور ارم نے، جنہیں اٹھا کر گاؤں میں پھینک دیا تھا۔ ارم کا تو پریشان ہو کر برا حال تھا۔ جھٹپٹ دونوں نے میپ کھولا، فاصلہ دیکھا۔ ارم کا اسٹیشن 18 کلومیٹر دور اور اس کا 22 کلومیٹر دور۔ دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئی۔ یار یہ کیا ہو گیا؟ اتنی دور جائیں گے کیسے؟ باقی سب نے نزدیک کیسے لگوا لی؟ سوچ سوچ کر دونوں کا برا حال تھا۔ مجھے تو لگتا ہے ان سب کے شوہر ہی سیکشن آفیسرز ہیں۔ یا خدا مجھے بھی کوئی سیکشن آفیسر دے دے، آمین۔ ارم ستی پڑی تھی۔ چلو میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، تمہیں بھی نہیں پتا چلا فارس بھائی کی کہاں لگی؟ ارم اس پر چڑھ دوڑی۔ اس کی بھی شہر میں ہی ہے۔ زارا از حد پریشان تھی۔ ٹف ہے تمہارے اوپر۔ یار مجھے کیا پتا تھا کہ میری بھی یہاں پہ اپروچ لگانی پڑتی؟ میں تو سمجھی یہ اوپر سے لگ کر آتی ہے۔ اوپر کیا 7ویں آسمان سے لگ کر آتی ہیں؟ ارم کا غصے سے برا حال تھا۔ چلو بس کرو، اپنے ابو کو ساتھ لے جانا۔ زارا نے اسے حوصلہ دیا۔ ظاہر ہے اتنا دور گاؤں ہے، ابو کو ہی لے کر جاؤں گی؟ یار گاؤں میں تو لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں، اوپر سے رکنے کا مسئلہ، رات وہیں رکنا پڑتا ہے، ساری رات گیدڑ بولتے ہیں۔ ارم اسے ہولائے جا رہی تھی۔ کیا کریں گے یار؟ سارا نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنا غم غلط کر کے سٹاف روم میں آئی تو وہاں ایک نئی پسوڑی پڑی ہوئی تھی۔ اس بار سامان اپنے شہر سے نہیں ملنا، دوسری تحصیل سے ملنا ہے۔ چلو جی، یہ کیا مصیبت ہے؟ سارا بھڑک پڑی۔ سنا تو یہی ہے، لیکن لاسٹ ٹائم تو یہاں AC آفس سے ہی ملا تھا۔ وہ بولی، لاسٹ ٹائم RO ججز تھے جناب، اور AC آفس سارے کا سارا 7 والی تحصیل کے MC میں شفٹ ہو گیا ہے۔ وہ اپنی پینسل اور ربڑیں تک لے گئے ہیں۔ نیا انکشاف۔ یعنی ہم لوگ پہلے 28 کلومیٹر سفر کر کے 7 والی تحصیل سے سامان لیں گے، پھر وہاں سے واپس یہاں آئیں گے، پھر 22 کلومیٹر دور پولنگ اسٹیشن پر، پھر وہاں 50 کلومیٹر 7 والی تحصیل، اور پھر وہاں سے واپس 28 کلومیٹر گھر۔ سارا نے ساری کیلکولیشنز کر لی تھی۔ ارے بھائی پریشانی کیا ہے؟ سامان لے کر تو حکومت کی گاڑی جائے گی اور واپس بھی لے جائے گی۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، زارا یار اگر ایسا ہے تو پھر تو ہمارا ماتم بنتا ہی نہیں ہے، پھر تو سارے ہی ذلیل ہوں گے۔ ارم کو کچھ سکون آیا۔ رات ہوتے ہوتے خبر کی تصدیق ہو ہی گئی۔ واقعی ایسا ہی تھا، اس پر سارا کام 7 والے شہر سے ہونا تھا۔ اب خدا جانے کسے نوازا جا رہا تھا، لیکن 400 سے زیادہ میل اور فیمیل PROs کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ 7 فروری کو سامان ملنا تھا، اپنے طور 7 والے شہر پہنچانا تھا جو 28 کلومیٹر دور تھا۔ سامان لے کر سیکیورٹی کی گاڑی آپ کو آپ کے پولنگ اسٹیشن چھوڑ آئے گی۔ آپ نے رات وہیں رکنا ہے، چاہے جیسی مرضی رکے۔ اگر گھر واپس آنا چاہیں تو اپنے طور، اگلے دن صبح دوبارہ چاہیں تو اپنے طور۔ 8 فروری کو وہی سیکیورٹی کی گاڑی آپ کو واپس تحصیل تک چھوڑ دے گی اور فارغ ہو کر آپ نے اپنے طور پر شہر واپس آنا ہے۔ مرد حضرات تو جیسے تیسے مینج کر لیں، یا بائک پہ چلے جائیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ جائیں گے، لیکن فیمیلز وہ کیا کریں؟ جبکہ ساتھ ایک ایک کلاس چہارم کا بندہ بھی لے کر جانا تھا۔ اس نے اپنا پولنگ اسٹیشن دیکھتے ہی زارا کے نام کو سرچ کیا اور دیکھ کر تھم سا گیا۔ اس نے تو اس گاؤں کا نام ہی پہلی دفعہ سنا تھا۔ میپ پر چیک کیا تو 22 کلومیٹر دور۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ عاطف نے زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کچھ نہیں یار۔ کہاں آئی ڈیوٹی؟ شہر میں؟ پھر میوں کو لٹکا رکھا ہے؟ یار زارا کو گاؤں میں لگا دیا ہے، وہ بھی اتنی دور۔ وہ بولا، تو بھابھی نے نزدیک کے لیے ٹرائی نہیں کیا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، سیدھا سیدھا تو چلتی ہے وہ۔
फारिस ने कहा। अब देखता हूँ, वो बोला। रात तक उसने इधर-उधर हाथ-पैर मारकर बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी ड्यूटी चेंज ना हो सकी। अगले दिन एक लेटर शेयर हुआ। साथ वाली तहसील जाना था, वो भी संडे वाले दिन। जी हाँ, हलबर्दारी की तकरीब रखी गई थी इतवार वाले दिन, 28 किलोमीटर दूर, दिन 12 बजे। जैसे-तैसे, बकते-झकते सभी पीआरओज़ वहां पहुंचे। खुदा गवाह है कि 12 बजे बुलाकर 2 बजे काम शुरू हुआ। सबने खूब ही शोर डाला। इरम तो खड़ी हो गई। सर, हमें हमारे शहर से सामान क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। तो हमें रात 2 बजे यहाँ से वापस कौन छोड़कर आएगा? हमारे कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं हैं। वो भड़क पड़ी थी। मैडम, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। सर, हम लोग भेड़-बकरियाँ तो नहीं हैं कि जिधर चाहा चला दिया। यहाँ 19वीं ग्रेड तक के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। हमारी अपनी तहसील है, आरओ ऑफिस है, एसी साहिबा हैं। हमें यहाँ क्यों ज़लील किया जा रहा है? इरम ने तो खूब ही शोर मचाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इत्तेफाक में बरकत है। ये बचपन से पढ़ते आए थे, लेकिन समझ उस दिन आया, सवाए इरम के, और कोई भी न बोला। सब खामोशी से बैठे रहे। वो भी पक-झक कर बैठ गई। 2 बजे हल्फ लिया गया, 2:30 बजे हाजिरी लगी और ऑर्डर्स तकसीम हुए। फारिस 50वें नंबर पर अपने ऑर्डर्स ले गया। इसका 140वां नंबर था। वो अपने ऑर्डर्स लेकर मुड़ी तो किसी ने उसे पुकार लिया। जी सर, आप ज़रा फ़रहीन हैं? जी, मैं हसन कमाल हूँ। आप ही के गाँव में मेल पोलिंग स्टेशन मेरा है। वो बोला। अच्छा, अच्छा। उसे थोड़ा होशता हुआ। गाँव बहुत दूर है मैडम, रात रुकना पड़ेगा। एहसन कमाल एग्रीकल्चर ऑफिसर था। सारा इससे बात करके वापस आई तो एसडीपीओ साहिबा आ गई। आपके साथ एक-एक पुलिस वाला बंदा होगा। आप सब लोग बाहर आ जाएं। उधर ग्राउंड में बहुत सारे जवान इकट्ठे हैं। इनमें अपना-अपना जवान ढूंढ लें। कहने का मकसद तो यही था। अब जरा सोचें कि 400 से जायद पीआरओज, मर्द व खवातीन और इसी तादाद में पुलिस के जवान। वहां तो जैसे भर्तियां होने लगी थी। वहां किसको अपना जवान मिलना था? वहां खड़े खड़े शाम के 4 बज गए। गाड़ियों वाले भी आ गए हैं। इन ड्राइवरों से भी मिलकर जाए। एक और हुक्म। अब बाहर थोक के हिसाब से गाड़ियां। वहां ड्राइवर किसको मिले भला? हत्ता कि इरम की बस हो गई। वो तन फन करती एसी साहिबा तक पहुंची थी। मैडम प्लीज, ये सब कुछ फोन नंबर्स के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज। टांगे जवाब दे गई थी। सुबह के भूखे प्यासे सर दर्द से फटने लगे। आखिर आरो को अकल आ ही गई। छुट्टी का परवाना मिलते ही सब बाहर को भागे थे। वो गेट के पास से जब फारस दौड़ता हुआ इसके पीछे आ। सारा, सुनो तो। अब क्या है? मेरे पास गाड़ी है, मेरे साथ चलो। वो बोला। नो वे, मैं जैसे आई थी वैसे ही चली जाऊंगी। वो बोली। सारा, धक्के जरूर खाने हैं। वो तो अब मैंने सारी उम्र खाने हैं फारस नईम। सारा की बात उसे चीर गई थी। वो उसे देखती हुई आगे बढ़ गई। हेलो आंटी। फारस ने उसी वक्त जलीला का नंबर मिलाया। आंटी, मेरे पास गाड़ी है, इसे कहें लोकल ज़रूर जाना है, मेरे साथ वापस आ जाए। वो मिन्नतें करने लगा। आंटी, आपने कहा था कि आप मेरी हेल्प करेंगी। इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अगले ही लम्हे ज़ारा को जलीला का फ़ोन आ गया। वो और इरम गेट के बाहर खड़ी थी। ज़ारा, बंदी बन जा। शौहर है वो तेरा। चुपचाप इसके साथ वापस आ। जलीला ने उसे घिरका। अम्मी, वो शौहर था, मैं तलाक ले रही हूँ इससे। ज़ारा भड़क पड़ी। लड़की, अभी सिर्फ केस दायर हुआ है, समझी? महरम है वो तेरा। अगर बहफाजत घर छोड़ रहा है तो क्या तकलीफ है तुझे? चल, इसके साथ घर वापस आ। जलीला ने उसे अच्छा खासा लताड़ दिया। अम्मी, वो पता नहीं कहाँ है अब। सारा ने उन्हें टालना चाहा। आंटी, मैं इसकी इसके पीछे ही खड़ा हूँ। वो मुंह इसके कान के पास करके जोर से बोला। वाकई वो इसके पीछे ही खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फारस भाई? इरम की तो बाछें ही चीरी जा रही थी। ज़ारा ने कहरबार नज़रों से उसे घूरते हुए इरम का हाथ पकड़ा था। चलो। कहाँ? फारस हम दोनों को ड्रॉप कर देगा। वो एक दिल जला देने वाली मुस्कुराहट फारस की तरफ उछालते हुए बोली थी। कहाँ है गाड़ी? आओ। इरम की तरफ मुल्तजाना नज़रों से देखते हुए फारस ने कहा। सारा, सुनो यार, मेरे अब्बू आ रहे हैं, मैं इनके साथ। शट अप। तुम मेरे साथ जा रही हो, अंकल को मना कर दो। सारा ने फैसलाकुन लहजे में कहा था। वो फारिस के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। रुख बड़ी बेनियाजी से खिड़की की तरफ मोड़ रखा था। फारिस ड्राइव करते हुए गाहे बगाहे इस पर बड़ी नजर डाल देता था। इरम पिछली सीट पर बैठी थी। तभी सारा का फोन बजा। वो तो अपने जवान को नहीं ढूंढ पाई, लेकिन पुरहिम्मत जवान ने उसे ढूंढ लिया था। वो इसका सिक्योरिटी एहलकार था। इरम को भी कॉल आ गई थी। फारिस भाई, आपके साथ कौन है सिक्योरिटी में?
इरम ने पूछा। कोई एएसआई है? बात हो गई है इससे मेरी। मेरा और आतिफ का रूट एक ही है। इसने तो गाड़ी वाला भी ढूंढ लिया है। फारस ने कहा। हमें तो बड़ी दूर फेंका फारस भाई। इरम ने जलेदेव के फफोले फोड़े। सच सच बताएं, कैसे अप्रोच किया था आपने? मैडम इरम, सभी ने अप्रोच किया है। अप्रोच से ही काम बनता है, वो बोला। इरम बस दिल महसूस कर रह गई। फारस कुछ देर खामोश रहा, फिर कनखियों से जारा की तरफ देखा। वो मुसलसल बाहर देख रही थी। मैडम इरम, मेरी थोड़ी सी मदद ही कर दें प्लीज। फारस ने खंखारते हुए कहा। जी फारस भाई, अपनी दोस्त से माफी ही दिलवा दे। उसके कहते ही इरम को हंसी आ गई, जिसने उसने बड़ी मुश्किल से रोका। फारस भाई, आप जरा रोने वाला मुंह बनाकर माफी मांगे ना। सारा तो बड़ी नरम दिल और दरगुजर करने वाली है। देखना, फौरन माफ कर देगी। इरम के कहते ही सारा ने उसे घूरा। शट अप होकर बैठो। सारा प्लीज यार, मैं शर्मिंदा हूँ, वो बोला। शक्ल देखो जरा अपनी फारस, शर्मिंदगी दूर दूर तक कहीं नहीं है। वो भिड़क गई। हिरम ने खामोशी से अपनी हैंड फ्री निकालकर कानों में ठूंसी और चुपचाप अपना सर शाल में लपेटकर मंजर से गायब हो गई। अब मेरी शक्ल ही ऐसी है तो क्या करूं? तुम्हारी शक्ल का ही तो मसला है फारस। तुम्हारी हर नर्स और डॉक्टर तुम्हारी शक्ल पर फिदा हो जाती है। मैं किस किस को इग्नोर करूं? ऊपर से तुम्हारा दिल इतना फिसलता है कि हर एक की गोद में जा पड़ता है। फारस, मुझे बताओ कि आखिर मुझ में क्या कमी है जो तुम दूसरों की तरफ देखते हो? वो इस पर चढ़ दौड़ी थी। ज़ारा, आइंदा मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देखूं तो मेरी आंखें निकाल देना बस। वो बोला। हाँ, तुम्हारी आंखें निकाल दूं और खुद खुद सारी उम्र जेल में गुजार दूं। वो तुड़की। सारा, आई लव यू यार। फारस, ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम मुझसे कहते हो। वो बोली। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। झूठ। मेरे होते हुए तुमने न जाने किस किस को ये कहा है। सारा के कहते ही वो तड़प गया। अल्लाह की कसम, किसी को नहीं कहा। फिर लंच क्यों किया इस शोखी के साथ? हाथ क्यों पकड़ा इसका? सारा चीख पड़ी थी। फारस ने एकदम गाड़ी रोक दी। इरमदम साढ़े अपनी शाल के टेंट में छुपी हुई थी। सारा, मेरा यकीन करो, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा सुन्न होते, तो बस मैंने चेक करने के लिए पकड़ लिया। फारस के कहते ही इरम का कहकहा निकला था। सारा उसे कहरबार नजरों से घूरती हुई देखी। तुम एक नंबर के ठरकी हो फारस, वो अफसोस से बोली। ज़ारा, मेरी बात। गाड़ी चलाओ वरना मैं नीचे उतर जाऊंगी। उसने जोर से कहा तो फारस ने बादल नख्वास्ता गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। अमन अम्मान की सूरत हाल देखकर इरम भी अपने तंबू से बाहर निकल आई थी। फारस ने एक भरपूर नजर इसके लाल भभू का चेहरे पर डाली। वह दोनों हाथ गोद में रखे शीशे की तरफ रुख किए बैठी थी। उसे नामहसूस से अंदाज से अपना एक हाथ धीरे से इसकी गोद में धरे उसके हाथों पर रख दिया। हिरम ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए खिड़की की तरफ मुंह मोड़ा था। ज़ारा ने एक झटके से अपने हाथ दूर खींच दिए। फारस ने हनूज ढिठाई से इसका एक हाथ अपने गिरफ्त में लिया था। सारा ने खून आशाम नजरों से उसे घूरा। आई एम सॉरी, वो बड़ी बेचारगी से बोला। मेरा हाथ छोड़ दो, वह सर्द लहजे में बोली। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। फारस ने उसके हाथ पर गिरफ्त और मजबूत की। बाकी का पूरा रास्ता वो इसका हाथ यूं ही अपने हाथ में लिए ड्राइव करता रहा था। अगला दिन फ्री था। ज़ारा ने एक एक करके अपने अमले को कॉल्स करना शुरू की। सबसे पहले सीनियर एपीओ को कॉल की। मैडम, दरअसल हमारे स्कूल की हेड मेरी ड्यूटी अपने साथ लगवाना चाह रही हैं, तो हो सकता है मेरी ड्यूटी कट जाए। फिर पहले एपीओ को कॉल की। मैडम, दरअसल मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, ड्यूटी मैं करूँगी लेकिन 8 फरवरी को एन टाइम पर पहुँचूँगी, कल नहीं आ सकती। दूसरी एपीओ को कॉल की। मैडम, मेरे तो जोड़ों में बहुत दर्द है, मैं तो बस ऐन वक्त पर कुर्सी पर आकर बैठ सकती हूँ, कल नहीं आ सकती। एक के बाद एक वो कॉल करती रही। कोई अल्लाह की बंदी ऐसी नहीं निकली जो उसे ओके कहकर खुश कर देती। इसका पारा चढ़ना शुरू हो गया। टोटल 9 के अमले में से सिर्फ एक पीओ ने ओके किया था। उसने अपना सर हाथों में गिरा लिया। पूरा हड हराम अमला मिला था उसे। एआर को कॉल की तो मसरूफ। मुश्किल से रिसीव हुई। सर, मेरा तो सामरा अमला ही मुसीबत ज़दा है, प्लीज़ इन्हें चेंज करें। 2 घंटे बाद उसे रिवाइज ऑर्डर्स शेयर हुए। इससे फिर कॉल्स की। मैडम, मैंने तो नहीं करनी ड्यूटी, कटवा ली थी। मैडम, मेरे जुड़वां बच्चे हैं तो मैं कल तो नहीं आ सकती लेकिन परसों आ जाऊंगी। मैडम, मैंने चेंज करवा ली है ड्यूटी। उसने फिर एआर को कॉल की। 2 घंटे बाद फिर ऑर्डर्स चेंज हुए। आपके सीनियर एपीओ ही तब्दील हो गई। हीरा, आपने ट्रेनिंग ली है सीनियर एपीओ की? उसने पूछा। नहीं मैडम। चलो जी।
تو آپ کام کیسے کریں گی؟ پتہ نہیں میڈم۔ اس نے پھر ARO کو کال کی۔ مس ہیرا نے تو ٹریننگ ہی نہیں لی ہوئی۔ تو آپ انہیں کہیں کہ کل ٹریننگ لیں۔ کہاں سے؟ ساتھ والی تحصیل سے۔ زارا کی آنکھیں پھیل گئی۔ سر اس کی 4 ماہ کی بیٹی ہے۔ اب رات کے 11 بج رہے ہیں، وہ اتنے شارٹ نوٹس پر صبح 28 کلومیٹر دور کیسے جائے گی؟ میڈم ایسے ہی ہے، وہ بھی تھکا پڑا تھا۔ زارا نے اسے پیغام دے دیا۔ وہ بیچاری نہ جانے کیسے اگلے دن جا کر ٹریننگ لے کر آئی۔ وہ ARO سے خود ملا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ARO نے اسے بتایا۔ عاطف بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ سر ایک پی آر وہی ہے میم زارا فرحین، پلیز اگر ان کی ڈیوٹی چینج ہو سکتی ہے تو کر دیں۔ فارس نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بولا۔ کوئی گنجائش سر پلیز؟ نہیں بھائی، سارے آرڈرز ریوائز ہو چکے ہیں۔ اچھا سر ایسا کریں، میری ڈیوٹی چینج کر دیں، اس گاؤں میں میری لگا دیں، وہاں والے میل PRO کو میری جگہ لگا دیں۔ فارس کے کہتی عاطف اور ARO دونوں چونک گئے۔ فارس دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ شہر سے اتنی دور پار کے گاؤں میں جا رہا ہے۔ عاطف نے کہا۔ یار زارا وہاں اکیلی کیا کرے گی؟ اتنا گندا گاؤں ہے۔ سر میری آپ وہاں ڈیوٹی لگا دیں بس۔ وہ بولا۔ وہاں PRO کون ہے؟ احسن کمال۔ ڈاکٹر صاحب احسن کمال سے بات کریں پہلے۔ وہ بولا۔ فارس نے اسی وقت اسے کال کی۔ احسن کو بھلا کیا اعتراض ہوتا؟ اسے تو شہر میں ڈیوٹی مل رہی تھی۔ وہ فوراً مان گیا۔ آخر اس نے اپنی ڈیوٹی زارا والے گاؤں میں لگوا لی۔ وہاں گرلز اور بوائز اسکولز ساتھ ساتھ ہی تھے، ایک طرف زارا اور ایک طرف فارس۔ دونوں کے پاس 3 بوتھ تھے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور خوشی کی بھی خبر سن لیں۔ ARO نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ جی سر۔ جو پولنگ اسٹیشن آپ نے چنا ہے وہ بہت سینسیٹیو میں آتا ہے۔ وہ بولا۔ سینسیٹیو بولے تو؟ مطلب گولیاں چلیں گی فارس زعیم، گولیاں۔ عاطف نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ 7 فروری 2024 آج کے دن سامان ریسیو کرنا تھا۔ سارا نے اپنا عملہ پورا تیار کر لیا تھا۔ جلیلہ کے 1000 بار کہنے پر بھی وہ فارس کے ساتھ جانے پر آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ اکیلی کیسے جائے گی؟ کلاس چہارم کا بندہ ہے میرے ساتھ۔ وہ بولی۔ کلاس چہارم کے بندے پر اعتبار ہے تجھے، لیکن اپنے جائز شرعی بندے پر نہیں ہے۔ جلیلہ کو تاؤ آ گیا۔ امی پلیز، میں ارم کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ بولی۔ اچھا پھر زیان کو لے جا ساتھ، سارا دن اس نے میرا دماغ چاٹنا ہے اور ٹھپتے رہنا ہے۔ وہ بولی۔ لاچار زارا نے زیان کو ساتھ لے لیا۔ وہ 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ارم نے اپنے ابو کو ساتھ لے لیا تھا۔ 10 بجے وہ MC پہنچ گئی۔ ہر طرف بیچارے PROز دھکے کھاتے پھر رہے تھے۔ کاؤنٹر تو بنے ہوئے تھے لیکن کام شروع ہوتے ہوتے 12 بج گئے۔ سب سے پہلے ایپ لوگ ان ہوئی، جن کی نہ ہوئی وہ لائن میں لگ گیا۔ پہلے 100 لوگ، وہ تو ان میں تھی ہی نہیں۔ 12 بجے تک وہ فارغ کرسی پر بیٹھی رہی۔ 12 کے بعد اگلے 100 لوگ شروع ہوئے۔ وہ اور ارم ایپ کاؤنٹر پر چلی گئی۔ ارم کی تو لاگ ان ہو گئی لیکن اس کا مسئلہ بن گیا۔ ارم اپنا ٹوکن لے کر سامان والے کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ فارس تب ابھی پہنچا ہی نہیں تھا۔ اس نے دور سے اسے کھڑا دیکھا۔ تب ایپ کاؤنٹر پر تقریباً سبھی مرد حضرات کھڑے تھے، بے پناہ رش، اور وہ ان سب میں اکیلی تھی۔ کاسنی رنگ کا خوبصورت سا سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ ایک ہاتھ سے اپنی شال کو قابو کیا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں موبائل، کبھی ایک طرف ہوتی کبھی دوسری طرف ہوتی۔ فارس اپنی جگہ پر تھم سا گیا۔ وہ کسی بھی طرف سے کسی مرد کو اپنے ساتھ لگنے نہیں دے رہی تھی۔ جو سراسا آگے ہوتا اسے فوراً آنکھیں دکھا دیتی۔ انتہائی سوبر سی ڈریسنگ کیے وہ شال کو سر پر اوڑھ کر وہاں کھڑی تھی۔ شرمندگی اور ندامت کا ایک سیلاب تھا جس لمحے فارس زعیم کو اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ وہ اس کی انتہائی پاک باز اور نیک بیوی تھی جو اس قدر رش اور مجبوری میں بھی اپنا بچا رہی تھی۔ مردوں کے جھنڈ میں تن تنہا اعتماد سے کھڑی تھی۔ کسی کو اس پر غلط نگاہ ڈالنے کی جرت نہیں تھی۔ اور وہ ڈاکٹر فارس زعیم، وہ کیا تھا؟ ایک دل پھینک انسان جس نے اتنی پاک باز اور باحیا بیوی کے ہوتے ہوئے اس سے بے وفائی کی تھی۔ وہ چاہے دوسروں کے سامنے خود کو کتنا بھی جسٹیفائی کرتا لیکن اندر سے اسے بھی پتا تھا کہ اس نے زارا سے چیٹنگ کی تھی۔ اگر ایک شادی شدہ عورت کسی غیر مرد سے مسکرا کر نرم گفتگو نہیں کر سکتی تو پھر ایک شادی شدہ مرد کو یہ حق کیسے حاصل ہو گیا؟ اس نے کیوں ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور سے روابط بڑھائے؟ کیوں اس سے ہوٹلز میں ملا؟ کیوں اس کے ساتھ لنچ کیا؟ کیوں اس کا ہاتھ پکڑا؟
वो हया की मूरत जो किसी का कंधा भी अपने साथ लगने नहीं दे रही, क्या वो डिजर्व करती थी फारस सेन जैसा शख्स जो उसके होते किसी और औरत का हाथ पकड़े, उसके साथ लंच करे, उसके साथ अफेयर चलाए? वो बस जमीन में गड़ता चला गया। वो इसकी इज्जत थी और इस लम्हे उसकी इज्जत बनाए खड़ी थी, और वो बदले में इसकी इज्जत का मुहाफिज था, लेकिन मुहाफिज होकर भी इसके साथ नहीं था। बस एक लम्हा और वो तड़प कर उसकी तरफ बढ़ गया। बड़ी मुश्किल से जगह बनाकर वो इसके बराबर में पहुंचा था। मेरे आगे हो जाओ ज़ारा। फारस की आवाज़ सुनकर ज़ारा ने उसे देखा। आगे हो जाओ। फारस ने ज़रा सा पीछे होते हुए उसे अपने आगे किया था। ज़ारा ने आगे होकर अपना सेल ऑफिसर के सामने कर दिया। वो हनूज उसके पीछे खड़ा था, एक ढाल बनकर। जब तक इसकी ऐप लॉगिन नहीं हो गई वो वहीं खड़ा रहा। ज़ारा ऐप एक्टिव करवाकर वहां से सामान वाले काउंटर पर चली गई। सामान लेने वालों में भी अजीब ही नज़ारा था। एक पीआरओ अपने भाई को लेकर आया हुआ था। पहले उसने बेचारे के कंधों पर वोटिंग स्कैनर्स लाद दी। वो छोड़कर आया तो डब्बे लाद दिए। वो छोड़कर आया तो थैलों का ऑर्डर लग गया। भाईजान, अगर दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट कह ही दिया है हुकूमत ने, तो सच में बन नहीं गए हैं आप? आ थैला चुको मेरे नाल। वो तो तब ही गया और इस दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट ने थैला अपने कंधे पर लाद लिया। एक फीमेल पीआरओ अपने शोहरे नामदार को ले आई। अब इतना सामान देखकर वो साहब पटरी से उतर गए। वो बेचारी खुद भी परेशान। अच्छा, डब्बे आप उठा लें, ढक्कन मैं उठा लेती हूँ। अच्छा, एक स्क्रीन मैं उठा लेती हूँ, बाकी आप उठा लें। अच्छा, एक थैला मैं घसीट लेती हूँ, एक आप घसीट लें। बेचारी को तो दांतों तले पसीना आ गया। कंधों पर वोटिंग स्कैनर्स धर कर गजटेड अफसरान ने गाड़ियों तक पहुंचाई। एक बेचारा अकेला था, साथ एक बाबा जी। अब इन्हें क्या कहता? डब्बे सर पर ओढ़कर, स्कैनर्स बगलों में दबाकर, थैले कंधे पर लाद लिए। फीमें बेचारी आधी चीजें खींच कर ले गई। इरम के अब्बू हर हर सामान उठाते हुए उसे खून अशाम नजरों से घूर रहे थे। एक के साथ जो क्लास 4 का बंदा था वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव था। उसने जो दौड़ लगाई तो बैलेट बॉक्स धड़म धड़म करते पूरी रविश पे बिगड़ गए। ढक्कन कहीं, डब्बा कहीं, पुर्जे कहीं। एक ने वोटिंग स्कैनर ही निकाल बाहर लिया। अब साथ वाले उसके पुर्जे जमा करे, साथ साथ गालियां भी दे। थैले इस कदर भारी के हद नहीं, यूं जैसे ईंटें भरी हूं, ऊपर से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। खवातीन बेचारी नीचे बैठकर इन्हें खोलें और मर्द हजरात बाहर लेकर जाए। ऊपर से सामान देने वालों ने जो हशर कायम कर रखा था, जैसे सामान दे दें उसे कहें कि घड़ी की चौथाई में छू मंतर हो जा। इस कदर अफरा तफरी के आलम का कि हद नहीं। उस जगह से गेट कम से कम आधा किलोमीटर दूर। आते जाते भरकस निकलता जा रहा था। सामान की रिसीविंग देने वाले दुनिया के मतरूक तरीन बाबे और शायद सबसे कम पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने सारे फॉर्म्स भी तितर बितर कर दिए। सर मेरा, सर मेरा, सर मेरा। ज़ारा का आधा सामान उसके क्लास 4 के मुलाजिम ने उठाया और बाकी का आधा ज़यान ने, वो भी इससे 1000 रुपया वसूल करने का वादा करके। सामान बाहर लाकर उसने वहां ज़यान को खड़ा किया और खुद पैसे लेने चली गई। वहां 1 किलोमीटर लंबी लाइन, 400 से जायद पीआरओज और सिर्फ एक कैश काउंटर। गिनने का कहाँ सवाल था, बस यूं ही लेकर बैग में डाल लिए। सारा सामान बाहर लाकर उसने सिक्योरिटी वाले को कॉल की। वो बाहर ही था, जल्दी आ गया। जी मैडम, ले लिया सामान? हाँ जी। गाड़ी आ गई? उसने पूछा। 1 बज रहा था। मैडम, गाड़ी का तो नामो निशान तक नहीं है बाहर, ड्राइवर का नंबर बंद है। वो बोला। फिर अब? वैसे भी जब तक एक रूट के बंदे इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक वो जाने ही नहीं दे रहे। वो बोला। ज़ारा ने रात ही रूट चेक किए थे। इसके साथ एहसन कमाल और यावर अब्बास थे, 2 मेल पीआरओज और एक वो फीमेल, और साथ 10 पोलिंग बूथ का सामान, 6 थैले, 23 डब्बे, 13 वोटिंग स्कैनर्स और 3 क्लास 4, चौथा सिक्योरिटी वाला, 5वां ड्राइवर। हाँ, सबने एक ही वैगन में एडजस्ट होना था। सबसे पहले उसने एहसन कमाल का नंबर मिलाया। एहसन साहब, सामान ले लिया? मैडम ज़ारा, मेरी ड्यूटी चेंज हो गई थी, अब आपके साथ कोई और जाएगा। वो बोला। वो कौन है? सॉरी मैडम, नाम याद नहीं है। वो बोला। चलो जी। गुस्से से उसने फ़ोन ही काट दिया। फिर यावर अब्बास का मिलाया। इसका स्टेशन इरम के स्टेशन के पास ही था, लेकिन रूट ज़ारा वाला था। मैडम, मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, बस आ गया। वो बोला। अमजद खान, मैं हमारे साथ तीसरा कौन है? उसने सिक्योरिटी से पूछा। तीसरा मैं हूँ। जानी पहचानी आवाज़ पर ज़ारा चौंक कर मुड़ी थी।